हेलो स्टूडेंट। हम बेटा लास्ट वीडियो में, अपनी थर्ड वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि कोशिका विभाजन, ये जो है हमारी फोर्थ वीडियो है, फोर्थ पार्ट है। हमने थर्ड में ही पढ़ लिया था कोशिका विभाजन को, जिसमें हमने पढ़ा था कि कोशिका विभाजन में किस तरह से हमें तीन चीज़ें पढ़नी थी। असूत्री विभाजन जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म में, अमीबा में होता है। समसूत्री विभाजन जो हमारा क्रोमोसोम्स नंबर जो है गुणसूत्रों के समान होते हैं, इसलिए इसको सम कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी हो जाती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा रही हूँ। और जिसको अर्धसूत्री विभाजन को हम क्या कहते हैं, मियोसिस भी कहते हैं। फिर मियोसिस के हमने पार्ट पढ़ लिए थे बेटा, इसमें हमने बताया था आधा। तो मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड होता है। एक फर्स्ट होता है और एक सेकंड होता है, जिसमें कि प्रोफेज जो होती है ये सबसे बड़ी स्टेज है। फेज जो है, प्रोफेज एक सबसे बड़ी अवस्था है जिसमें 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेज। तो 5 अवस्थाएं हैं। तो सबसे बड़ी स्टेज है प्रोफेज स्टेज, जिसके बारे में हमने पढ़ा था आगे। और मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में सारी की सारी यही फेजें क्या हो जाती हैं, सेकंड हो जाती हैं। प्रोफेज, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। तो ये सारी स्टेज सेकंड हो जाती है। तो थोड़ा सा रिकॉल करना ज़रूरी था, ये हम पढ़ा चुके हैं। आप पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं बेटा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ी है उसमें इंटरफेज़। इंटरफेज़ वो अवस्था होती है जो उसके अंदर हमारा G1, S और G2 फेज़ आती है। तो ये तीनों फेज़ ही हमारी इंटरफेज़ कहलाती हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारी कोशिका है। कोशिका के अंदर कोशिका कला है। कोशिका कला के अंदर न्यूक्लियोलस है, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र हैं। कितने गुणसूत्र हैं? 4 गुणसूत्र हैं। तो हमने 4 गुणसूत्र हैं, इसमें आपको थ्रेड लाइक दिख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारी लेप्टोटीन। लेप्टोटीन भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने कहा था कि आपके जो हैं, ये जो है धागे जैसे, ये आपके ब्लू गुणसूत्र हो गए और ये ब्लैक हो गए। इस तरह से मान लीजिए लेप्टोटीन प्रोफेज की ही, ये किसकी है, प्रोफेज की पहली अवस्था। हमने कहा प्रोफेज जो है सबसे बड़ी है फेज़ है। प्रोफेज फर्स्ट की सबसे बड़ी स्टेज जो है वो है हमारी प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में 5 अवस्थाएं आएंगी। पहली है लेप्टोटीन, दूसरी है जाइगोटीन। जाइगोटीन सेकंड नंबर पे आती है। और जाइगोटीन आप देख रहे हैं कि जाइगोटीन में क्या हो गए, पेयरिंग हो गए, पेयर बन गए। ये हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया है। और जो हमारे सेंट्रियोल होते हैं वो एस्टर रेंज बनाते हैं, जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जो आगे चल के हमारे स्पिंडल फाइबर बनाते हैं बेटा। स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प कर रहे हैं और वो भी विभाजित हो रहे हैं और 2 डिफरेंट पोलों की तरफ जाएंगे। दोनों जब तक दूसरे पोलों पे नहीं चले जाएंगे, जब तक ये एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारी स्टेज आती है पैकाइटीन, थर्ड स्टेज। प्रोफेज फर्स्ट की ही थर्ड स्टेज है पैकाइटीन। पैकाइटीन वो स्टेज है जिसमें कि क्रॉसिंग ओवर होता है। हमने आपको बताया था क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर होता पैकाइटीन में है, पर आप इसको ऑब्जर्व कहाँ कर रहे हैं, डिप्लोटीन में। देखिए आप डिप्लोटीन में देखिए कि इसका वाइट वाला पार्ट इधर चला गया और ब्लैक वाला पार्ट इधर आ गया। तो यहाँ पे आप इसकी जो 4 स्टेज है इसमें ऑब्जर्व इसमें करेंगे, लेकिन होगा क्रॉसिंग ओवर किस में, पैकाइटीन में। इस चीज़ को याद रखना बेटा, बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। और इनके बीच में क्या बने हुए हैं, सिनेप्टिक्स होमोलोगस। मैंने कहा ना ये दोनों ही यहीं पे ही जाइगोटीन में ये एक दूसरे से सिनेप्टिक जंक्शंस बना के एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और पेयर बना लेते हैं। देखिए पेयरिंग बना ली इन्होंने। तो ये जो पेयरिंग बनी है ये एक फोर्स की वजह से बनी है, जिस फोर्स को हम सिनेप्टिक फोर्स कहते हैं। फिर यहाँ पे हमें डिप्लोटीन में इनकी दोनों ही प्रवस्थाएँ अलग अलग दिख गई। नेक्स्ट इसकी लास्ट स्टेज है डाइकाइनेज। डाइकाइनेज, अब डाइकाइनेज में आप देख रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर्स भी अब फॉर्म हो चुके हैं। दोनों सेंट्रियोल्स जो हैं डिफरेंट पोल्स पे जा चुके हैं।
यही सारी स्टेजेस हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी होती हैं। नेक्स्ट है आपकी मेटाफेज। मेटाफेज फर्स्ट वो स्टेज है जिसमें कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर लाइंस पे, हमने आपको बताया था कि मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटर लाइन पे असेंबली हो रही है। असेंबली में जैसे बच्चे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे जो गुणसूत्र हैं वो लाइन लगा के यहाँ पे खड़े हो गए इक्वेटर लाइन पे। जैसे अर्थ का इक्वेटर होता है, मध्य रेखा होती है, उसी रेखा की तरह। हमेशा याद रखो मेटाफेज की जो पहचान है वो यही है। नेक्स्ट इसके बाद एनाफेज। एनाफेज में इनके जो सिनेप्टिक फोर्स था वो कम होने लगता है और ये एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में जाने लगते हैं, जिसे हमने कहा था ये UVL क्या बना, UVLI की फॉर्म में एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। नेक्स्ट इज टेलोफेज। टेलोफेज फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन गई, मेम्ब्रेन बनने लगी और दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं, हमने 4 लिए थे स्टार्टिंग में, अब वो एक न्यूक्लियस के अंदर 2 और दूसरे के अंदर 2 ही ख़त्म हो गए, 2 रह गए। और साइटोकाइनेसिस होने के बाद तो सेल ही अलग हो जाएगी। इसको हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, ये साइटोकाइनेसिस हो गया। साइटोकाइनेसिस हो गया मतलब साइटोप्लाज्म जो कोशा द्रव्य है वो भी विभाजित हो गया। ठीक है, ये हम पढ़ भी चुके हैं। अब हमें पढ़ना था प्रोफेज सेकंड कैसे होती है मैडम। अब प्रोफेज आप देख रहे हो कि टेलोफेज फर्स्ट में 2 आपकी न्यूक्लियस बन गए हैं। अब हमें ये 2 न्यूक्लियस लेके चलने हैं बेटा। तो प्रोफेज सेकंड जो होगी उसमें एक न्यूक्लियस तो होगा नहीं, है ना, दोनों होंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रोफेज सेकंड इसको भी लिखा है, इसको भी लिखा है, क्योंकि 2 सेल बन चुकी हैं। अब दोनों अलग अलग वही प्रोसेस करेंगी। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए 2 हैं न्यूक्लियस के अंदर आपके गुणसूत्र, यहाँ पे भी 2 हैं, 2 आ गए ऊपर, अभी हमने समझे। फिर मेटाफेज सेकंड, वही इक्वेटर पे लाइन में लगा के खड़े हो गए। मैंने कहा ना मेटाफेज कोई सी भी होगी, आपके जो गुणसूत्र होंगे वो आपकी जैसे अर्थ की भूमध्य रेखा पे आके खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अटेंशन में खड़े हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही खड़े हो गए। एनाफेज भी वही रिपीटेड है, दोनों ही एनाफेज सेकंड है, क्योंकि 2 सेल्स बन चुकी हैं हमारी, तो दोनों का फॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो एनाफेज में वो UVLI बनाते हुए एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इसी तरह से 2 हमारी टेलोफेज बन जाएंगी। टेलोफेज जो हैं इनमें आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गए, सेंट्रियोल्स अलग हो गए, स्पिंडल फाइबर ख़त्म होने लगे। तो आप देख रहे हैं कि 2 न्यूक्लियर बन गए। अब टोटल कितने न्यूक्लियस बन गए आप ये देखिए, हमने 1 सेल से स्टार्ट किया था तो 2 सेल्स बनी थी ये, और अब कितनी सेल्स बन गई साइटोकाइनेसिस होने के बाद, 4 बन गई। और पहली सेल में कितने गुणसूत्र थे, 4। पहली सेल जो हमने ली थी उसमें 4 थे। अब ये 4 सेल्स बनी हैं, हमारी कोशिकाएं बनी हैं, और चारों कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2-2 है। तो इसको ही हम कहते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन, कि अर्धसूत्रीय विभाजन हो गया। प्रोफेज सेकंड को प्रोफेज सेकंड जो है बेटा, प्रोफेज सेकंड को ही हम पूर्वावस्था भी कहते हैं, पूर्वावस्था भी कहते हैं। तो अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड में ही प्रोफेज सेकंड आती है। पूर्णतः लंबी होने से पहले कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ हो जाती है। मतलब कोशिका विभाजन हुआ, पहले साइटोकाइनेसिस होगा पहली वाली में, फिर प्रोफेज सेकंड स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद ही सेकंड। केंद्रक आवरण, केंद्रक अदृश्य हो जाएगा और गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाएंगे। तो प्रोफेज में आपने देखा ही कि ऐसे ही हुआ, संघनित हो गए। ये इसी तरह से आपकी मध्य है, मध्य अवस्था कहते हैं बेटा मेटाफेज सेकंड को, जिसको हमने मेटाफेज कहा है। मेटाफेज का मतलब है मध्य अवस्था फर्स्ट। इस अवस्था में गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा में, देखो मैंने बार बार कहा है कि जैसे पृथ्वी की भूमध्य रेखा पे आ जाते हैं, ऐसी मध्य रेखा पे आ जाते हैं, और विपरीत ध्रुवों की ओर कौन चले जाते हैं, सेंट्रियोल चले जाते हैं। और स्पिंडल फाइबर जिन्हें हम कहते हैं तरकु तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं बन जाती हैं उसमें से, और अर्धगुणसूत्र के क्रोमेटोफोर
काइनेटोकोर, इसको याद कर लेना बेटा। काइनेटो जो कोर है ना, ये काइनेटोकोर, काइनेटोकोर वो प्लेस है जहाँ, जैसे ये हमारा गुणसूत्र है, एक साइड इसकी ये है, एक साइड ये है, और अगर हम इसको उल्टा कर दें तो एक साइड ये है इसकी, तो ये जो साइड है ये है सेंट्रोमेयर, और जो उल्टी साइड है इसको हम कह देते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट साइड, जहाँ से कि स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं, यहाँ से अटैच्ड होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि क्रोमोसोम दैट मीन्स गुणसूत्र के कौन से पार्ट से हमारे तर्कुतंतु का मतलब क्या है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं, तो ये काइनेटोकोर से होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है आपकी पश्चावस्था। पश्चावस्था को कहते हैं बेटा एनाफेज, एनाफेज। तो एनाफेज में क्या है, गुणसूत्र जो है वो अलग अलग विपरीत दिशा में चले जाते हैं, और प्रत्येक गुणसूत्र केवल अर्धसूत्र का ही बना होता है, मतलब क्रोमेटिन टूटते हैं। अब इसके बाद हैं हमारे अर्धसूत्रीय विभाजन के महत्व। तो महत्व हैं, किस में महत्व है, जनन में, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन हमने आपको कहा जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो वो कोई भी पेरेंटल सेल है, कोई भी पेरेंटल सेल है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो अगर ये वाला विभाजन होगा तो इस वाले विभाजन से कौन सा अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, तो 23 की कितनी सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी। कौन सा विभाजन होगा ये, अर्धसूत्रीय, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। अर्धसूत्रीय विभाजन से 4, इसी तरह के 23 आधे हो गए, गुणसूत्र जो है 46 के आधे हो गए, आधी आधी हमारी 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, और ये पेरेंट्स दोनों में बनेंगी। भाई अगर हम कहें कि ये जो है ये है मेल, ये मेल हैं हमारे हीरो, हम इनको कहें हीरो जी, और ये हमारी जो बहन जी हैं, ये जूड़े वाली जो बहन जी हैं हमारी, ठीक है, इन दोनों में ये विभाजन होगा। और कहाँ होगा, जनन अंगों में होगा बेटा, जनन अंगों में। तो इनके जो जनन अंग हैं उनमें अर्धसूत्रीय विभाजन होके क्या बनेगा, शुक्राणु बनेंगे, मेल शुक्राणु, शुक्राणु बनेंगे। इनके में इसी तरह से जो ये सेल होगी अर्धसूत्रीय विभाजन से जो बनेगी उसको शुक्राणु कहेंगे, और इनमें उसको अंडाणु कहेंगे, अंडाणु कहेंगे, एग सेल कहेंगे। तो इनमें दोनों में ही क्या हुआ कि गुणसूत्र जो हैं वो आधे आधे हैं, मतलब शुक्राणु में भी 23 हैं और अंडाणु में भी 23 हैं। तो जो इनके शुक्राणु और अंडाणुओं से मिलने से जो हमारा युग्मनज बनेगा, जो जायगोट बनेगा, वो कितने क्रोमोसोम्स का बनेगा, दोनों का टोटल कर दो, कितने का, 46 का। मतलब ये वो युग्मनज है युग्मनज है युग्मनज को बेटा जायगोट भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको जायगोट, जायगोट, जिससे कि एक बच्चे का विकास होता है, फिर एक बच्चा बनेगा, बेबी बनेगा इसी एक सेल से। तो अगर 46 ही और 46 ही दोनों में रह जाते तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ गुणसूत्र जो है बहुत ज़्यादा हो जाते। तो इस तरह का विभाजन जो होगा वो किस में होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन किस में होगा, जनन कोशिका में होगा, और जिसमें कि लैंगिक जनन होगा, जिसमें एक नर होगा, ये हमारे नर हैं और ये हमारी मादा हैं, है ना। तो लैंगिक जनन में, ये कोई अलैंगिक जनन नहीं है, लैंगिक जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन होगा और अलैंगिक में नहीं होगा। लैंगिक कहते हैं बेटा जिसमें नर व मादा दोनों मिलके बच्चे पैदा करते हैं। अलैंगिक हम कहते हैं, अलैंगिक जो जनन होता है उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म जो है विभाजन करके नई सेल का फॉर्मेशन कर देता है, नई सेल का फॉर्मेशन या नए
अपने बीज बना लेता है और पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, वो अलैंगिक जनन होता है, जो कि समसूत्री विभाजन में होता है। लेकिन लैंगिक जनन जो है वो सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही संभव है और अन्यथा संभव ही नहीं है। अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि इस विभाजन द्वारा एक द्विगुणन कोशिका से 4, हम बताया अभी आपको, 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें नर व मादा युग्मक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम? नर युग्मक। शुक्राणु को क्या कहेंगे? नर युग्मक। अंडाणु को क्या कहेंगे हम? मादा युग्मक। ये हमारे नर व मादा युग्मक हैं। नर व मादा युग्मक के संयोग से, दोनों के सहयोग से फिर द्विगुणित कोशिका बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? युग्मनज। हमने बताया आपको इसको क्या कहते हैं? युग्मनज। और इसको ही हम द्विगुणित, डबल हो गई ना, हैं, इसी को हम क्या कहेंगे? द्विगुणित युग्मनज बनता है। तो इसका महत्व जो है, अर्धसूत्रीय विभाजन का महत्व लैंगिक जनन में है बेटा। अगर एक वर्ड में कहें तो लैंगिक जनन अर्धसूत्रीय विभाजन के बिना संभव ही नहीं है।